आज जो हमें चीज पढ़नी है उसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी वो घूमना शुरू हो जाती है। आज उस टॉर्क के लिए आज हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और उसको देखेंगे। असल में हम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि कैसे आपके पास एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो उसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं, जिसका हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली एक कॉइल क्या होती है कि जब भी एक कंडक्टर को, जैसे कि वायर, अगर उसको आप एक गोल शेप दे दो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉइल। जिसमें रेक्टेंगुलर भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, सर्कुलर भी होती है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके, जो कि बेसिकली जो फोर्स लगती है जब भी एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसके बारे में बताता है। तो हमने ये देखा था कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इन दोनों पे फोर्सेस लगती है, इस साइड के ऊपर ऊपर, इस साइड के ऊपर नीचे, और वो फोर्स जो है वो ILB हम निकालते हैं। जबकि ये जो बाकी साइड्स होती हैं, ये और ये, इन दोनों के ऊपर फोर्स नहीं लगती, क्योंकि इसके ऊपर एक पे साइन जीरो हो जाता है, जीरो, जबकि एक पे साइन 180 जीरो दे देता है और फोर्सेस क्या हो जाती हैं, जीरो। जबकि अगर हम टॉर्क की बात करें, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी फोर्स लगती है और एक चीज़ घूमती है तो उस रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं, जिसका हमने यहाँ पर आपके पास फार्मूला भी देखा था, जो कि टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ, जिसमें टॉ टॉर्क है, आर जो है वो मोमेंट आर्म है, जबकि एफ क्या है, फोर्स। अब हम क्या कहते हैं कि यही जो फोर्सेस हमने निकाली थी, सब कुछ किया था, अब उसके लिहाज से टॉर्क निकालते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये फोर्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं, आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ ऑफ द साइड, कॉइल की एक साइड, ये वाली जो साइड है इसको लेंथ कह रहे हैं, जिसमें जाहिर है कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जनरल एल कह रहे हैं। जबकि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जबकि जर्नली हमने टॉर्क को देखा था कि वो क्या है, टॉर्क आपके पास क्या है, आर क्रॉस एफ, या जिसको आर एफ कह सकते हैं आप, जिसमें आर क्या है, मोमेंट आर्म आपके पास, जबकि एफ क्या है, वो फोर्स है, जाहिर है। जबकि ये टॉर्क क्या है, ये टॉर्क है। अब हम देखते हैं कि अगर आप देखो तो फोर्स, ये वाली जो फोर्स लग रही है, जिसमें अगर आप देखें, हमने ये देखा था कि जो एंगल है वो 90 बन रहा था, तो ये साइन 90 आपके पास 1 हो जाता था। तो आपके पास ये वाली फोर्स ILB है, जिसमें अगर मैं थोड़ा और अगर मैं लेबलिंग कर लूँ, तो मैं अगर इस रेक्टेंगल की इस साइड को बी साइड कह दूं, जबकि जो ये वाली साइड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली साइड, इसको अगर ए कह दूं तो हमारे लिए कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। कैसे भला? अब ये वाली जो इस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो लेंथ है वो अब एल नहीं जनरली बल्कि ए ले लिया जाएगा। यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से मैं एल को मिटा के यहाँ पे ए क्या लिख सकता हूँ, ए। अब जाहिर है ये वाली जो फोर्स है ये भी सेम होगी, क्योंकि इसमें भी एंगल जो है वो 90 बन रहा है। तो अभी हमारे पास, हम क्या करते हैं, इस फोर्स की वजह से जो, जिसको हम चलें F2 कह देते हैं, जबकि उस वाली फोर्स को F1 कह रहे थे, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो आप कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैलकुलेट करने से पहले हमें R पता होना चाहिए। R क्या है कि जिस पॉइंट पे एक चीज घूम रही है, जिसके ऊपर फोर्स लगी है, जैसे कि ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जहाँ पे फोर्स लगी है वहां तक के दरमियान जो फासला है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं, यानी ये R है। जबकि इस फोर्स के लिए ये दूसरा वाला ये R है। यानी अगर आप देखो तो ये दोनों आर बराबर हैं। और हम क्या करते हैं, अब दोनों फोर्सेस की वजह से हमें दोनों टॉर्क में मोमेंट आर्म भी पता चल गया, फोर्स भी पता है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल टॉर्क निकालते हैं। अब टोटल टॉर्क जाहिर है एक इस फोर्स की वजह से, जिसको मैं अगर कहूँ कि वो जो टॉर्क है ये टॉ 1 है, जबकि दूसरा जो फोर्स है वो, जबकि ये टॉ 1 इसी को कह देते हैं फोर्स 1 की वजह से, जबकि फोर्स 2 की वजह से जो टॉर्क है वो आपके पास टॉ 2 हो जाएगा, जिनको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि ये जो टॉर्क है ये F1 की वजह से है, जबकि ये जो टॉ 2 है ये फोर्स F2 की वजह से है आपके पास। तो ये टोटल टॉर्क, जिसको ज़ाहिर हम लेबल कर लेते हैं कि टोटल टॉर्क, टॉ ही लिख देते हैं। अब दोनों टॉर्क जो कि RF होंगे वो हम निकालते हैं और पुट करके टोटल टॉर्क निकालते हैं। अब अगर हम पहले टॉ 1 की बात करें, जो कि फोर्स F1 की वजह से है, तो आपके पास जो टॉ 1 होगा वो ज़ाहिर है आपके पास होगा R1
और F1। असल में यहाँ पे टॉर्क में जस्ट ये दो नहीं होते, साइन थीटा भी आता है। लेकिन अगर आप देखो तो साइन थीटा जो कि एंगल और R और F के दरमियान होता है, तो वो आपके पास 90 ही होगा। कैसे? अगर आप R को देखें, जो कि इस केस में इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों केस में अगर देखें तो अगर R इधर है आपके पास और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है, तो एंगल 90 है और साइन 90 1 होता है। इस बात को हम इधर कंफर्म भी कर लेते हैं। साइन 90 जो है वो आपके पास, सॉरी, ये मैंने ठीक करके साइन 91 हो गया आपके पास। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम जो डायरेक्ट आर एफ लिख रहे थे वो भी ठीक है, क्योंकि साइन 91 हो जाता है और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बात है। तो अब अगर आप देखो तो टॉ 1 जो है जिसमें R1 अगर आप देखो तो ये वाली है, ये वाली साइड है, ठीक है। वो अलग बात है कि ये वाली साइड और ये वाली, ये जो दोनों आ रहे हैं ये बराबर है, हमने इसके लिए R1 कह दिया, एक ही बात है। लेकिन वो किसके बराबर है? असल में टोटल जो है वो B के बराबर है। अगर आप देखो तो ये पूरी टोटल जो लेंथ है ये वाली जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, टोटल B के बराबर है। जिसमें मैंने इसकी आधी की जो बात की है, ये अगर B है तो इसका आधा क्या होगा? B/2 होगा। तो इसका मतलब जो R है या R1 है, दोनों एक ही बात हुई, जिसको मैं R1 चले इसी को कह देता हूँ। तो वो बेसिकली क्या है? वो आपके पास क्या है? B/2, जिसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि वो क्या है? B/2। जबकि फोर्स F1 क्या है? वो हमें पता है कि वो ऊपर वाली लगने वाली फोर्स जो कि मैग्नेट की वजह से लग रही है वो ILB है, लेकिन जनरली उसको हमने क्या कहा है? IAB, क्योंकि ये वाली साइड क्या है? A है, तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं कि IAB। अब यहाँ पे ये टॉ 1 आ गया, अब टॉ 2 सिमिलर होगा। क्यों क्यों होगा? अगर इसको हम देखें तो आपके पास जो टॉ 2 है वो R2 और F2 होगा, जिसमें अगर आप देखें तो R2 क्या है? ये वाला है, जिसको अब लेबल भी कर लेते हैं R2। और वो अगेन ये वाली साइड ही बकाया, तो ये वाली साइड भी तो बकाया क्या है? आधा हिस्सा ही है, जिसको मैं B/2 कहूँगा। तो यहाँ पे R जो है वो आ जाएगा B/2, जबकि फोर्स कौन सी लग रही है? वो IAB है। दोनों सेम फोर्सेस हैं, हमने देख चुके हैं हम इस चीज़ को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि IAB लिखते हैं। बस डायरेक्शन दोनों की क्या है? वो ऑपोजिट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्शन को नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड्स को देख रहे हैं बस। अब अगर आप देखो तो ये टॉ 2 भी आ गया है और टॉ 1 भी है। दोनों को यहाँ पर इस इक्वेशन में, जिसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसमें पुट करते हैं और टोटल टॉर्क निकालते हैं। अब टॉ 1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं जो कि हमने निकाली थी अभी, जबकि टॉ 2 की भी वैल्यू क्या करते हैं? यहाँ पे पुट करते हैं। जबकि आपके पास जब हम इसको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। याद रखिएगा बीच में प्लस है, जिसके लिए मैं जगह बनाता हूँ। अब अगर आप देखें दोनों को ऐड करते हुए, अगर आप देखें तो IAB जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इन तीनों चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आता है? B/2, जबकि प्लस B/2। तो अगर आप देखो दोनों हाफ हाफ हैं, ऐड होके 1 हो सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 2 तो ऊपर आ जाएगा 1B, क्योंकि सेम है चीज़। एलसीएम भी इधर भी 2 है, इधर एलसीएम भी 2 है, तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो B+B क्या हो जाएगा? 2B, जिसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ कि ये क्या हो जाएगा? 2B आपके पास। ये हो गया आपके पास 2B, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट B रह गया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये एलसीएम तरीके से भी हमने कर लिया। तो फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट B लिखते हैं, जबकि IB और ये स्मॉल a जो है इसको मैंने बाद में लिख लिया। क्यों लिखे आप भी देखते हैं। और जबकि ये टोटल टॉर्क आपके पास बराबर है। अब अगर आप देखो तो A/B है। अगर आप देखो तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, और रेक्टेंगल किसी भी एक रेक्टेंगुलर, अगर एक बात करें शेप की, तो उस रेक्टेंगल शेप का जो एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। जबकि अगर आप इसमें देखें तो लेंथ क्या है? वो A है, विड्थ क्या है? B है। तो यानी इसका भी जो एरिया है वो लेंथ इंटू विड्थ यानी A/B, यानी AB इसका क्या हो जाएगा? वो एरिया हो जाएगा। तो एरिया जो है वो इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला ये बन गया टोटल टॉर्क, जो कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो है B, और साथ AB की जगह हम एरिया लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द, ये क्या है आपके पास? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब अगर आप देखिए तो ये वो टॉर्क निकाला हमने जो कि इन दो फोर्सेस की वजह से लगा।
कब? जब ये कॉयल जो है ये बिल्कुल इस तरह पड़ी हुई है, जैसे कि मतलब आप कह लें परपेंडिकुलर, या आप कह लें बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है। किसके लिहाज से? मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, हमें पता है, जबकि कॉयल की जो डायरेक्शन है वो इसी तरह ही है जैसे आपने देखी। लेकिन अगर कॉयल किसी एंगल के ऊपर पड़ी हो, जाहिर है कॉयल ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, क्या पता कि कॉयल आपके पास थोड़ी यूँ टेढ़ी हो जाए, तब आपके पास एक एंगल बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और कॉयल के दरमियान। तो उस एंगल को, या आप कह लो एक जर्नल एक टॉर्क की अगर हम बात करें, तो उसमें फिर क्या होता है कि साथ साइन थीटा भी आ जाता है, जो कि इस एंगल के बारे में बताता है। यानी कि अगर कॉइल इस एंगल पे पड़ी है, तब जो फोर्स लगेगी, सॉरी, तब जो टॉर्क होगा उसमें फिर क्या हो जाएगा, साथ साइन ऑफ थीटा भी आ जाएगा, जो कि फिर ये बताएगा कि भाई अगर एंगल के ऊपर पड़ी है तब टॉर्क क्या है, तो फिर वो इस लिहाज से हम बताएंगे। अब इसमें जो ये थीटा है, ये वो वाला थीटा नहीं है जो हमने ILB में पढ़ा है, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें कैसे भला इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डैश डाल देते हैं। असल में ये जो एंगल है ये इस एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम एरिया एज अ वेक्टर कंसिडर करेंगे। क्यों? उसकी रीज़न बताता हूँ। जबकि ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर होगा। अब असल में क्या है कि एरिया, जो कि ये बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया की अगर हम बात करें, तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमने देखा कि वो बहुत मैटर करती है। अगर एक एंगल के ऊपर एरिया पड़ा होगा तो उस लिहाज से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। अब इस ओरिएंटेशन को देखते हुए या ओरिएंटेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एरिया को जस्ट एरिया नहीं बल्कि एरिया वेक्टर लेंगे, जैसे हम फ्लक्स में लिया करते थे। लेकिन फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको देखते। असल में क्या है कि अगर आप एरिया वेक्टर की बात करें, जो कि बेसिकली लिया क्या जाता है कि इस रेक्टेंगुलर एरिया के परपेंडिकुलर, जैसे कि ये मैंने ले लिया है परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये आपके पास क्या है, ये एरिया वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, मतलब एरिया होती है। अब ये एरिया है जो कि ये वाला है, तो इसके ऊपर अगर मैं एक 90 एंगल के ऊपर एक एरो ड्रॉ करूं तो ये एरिया वेक्टर होगा। अब अगर आप देखें तो ये एरिया वेक्टर, और ये जो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं अलग से ड्रॉ करूं, ये एरिया वेक्टर। जबकि आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है आपके पास। तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल जो है ये बन रहा है। अब एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी होती है, वो साइन थीटा होती है, यानी ए साइन थीटा। जबकि ये जो ये वाली होती है ये ए कॉज ऑफ थीटा होती है। तो हम फिलहाल उसको नहीं ले रहे। क्यों? अगर आप देखें तो जो एरिया की ये वाली साइड है जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, जबकि जो कॉस थीटा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। तो उस वजह से जो टॉर्क असल में प्रोड्यूस हो रहा है वो इस एरिया के ऊपर नहीं बल्कि इस एरिया वाले एंगल के ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर फील मतलब लगता है। तो इसका मतलब है हमने ये साइन थीटा लेना है, इस वजह से ये साइन थीटा हम लिखते हैं, कॉस थीटा नहीं लिखते। इसमें जो एंगल है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। इसी चीज़ को देखते हुए अगर हमारी बात जो ये वाली है कि आपके पास एरिया इस कंडीशन में है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ होगा, जो कि ये है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, वो आपके पास इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर आप देखें तो एंगल जो है वो 90 बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच। तो आपके पास ये जो एंगल 90 है, तो इसका मतलब है साइन 91 होता है, हमने देखा। तो साइन 91 का मतलब कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि मैक्सिमम टॉर्क होगा इस कॉइल के ऊपर, जो कि कौन से एंगल पे है, थीटा। और ये एंगल क्या है, ये आपके पास थीटा डैश है, एक डिफरेंट एंगल है, और ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। जबकि अगर हम इसको इसी फार्मूले को दोबारा स्टडी करें और देखें कि ये वाली चीज़ कब मिनिमम होगी, तो आपके पास मिनिमम कब होगी, मिनिमम की वैल्यू क्या, मतलब साइन थीटा कब ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो कब होता है आपके पास, जब एंगल क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो एंगल का मतलब पता है क्या है, उसको अगर हम, मतलब ये कि यही कॉइल अगर परपेंडिकुलर तरीके से पड़ी हो, कैसे, अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा रफ से ड्रॉ करूं, तो ये अगर आपके पास इस तरह करके पड़ी हो, किसके लिहाज से, मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये अगर इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो और ये कॉइल इस तरह पड़ी हो, तो आपके पास यानी 90 एंगल बना रही हो, तो फिर आपके पास क्या होगा कि एरिया वेक्टर जो है वो तो परपेंडिकुलर होता है, तो वो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी, तो अगर आप एंगल देखें तो वो ज़ीरो एंगल, ज़ीरो होने का मतलब कि जो टॉर्क है वो यहाँ पर अब ज़ीरो हो गया, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, जिससे ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल ज़ीरो। तो ये आपके पास मिनिमम टॉर्क की क्या है, कंडीशन है। इसके साथ साथ
अगर आप देखें तो फर्ज करें ये एक कॉयल रखी हुई है, इसी तरह अगर बेशुमार कॉयल पड़ी हो, फिर मतलब एक से ज्यादा कॉइल्स पड़ी हो, तो फिर वो जो एक कॉयल के अंदर तो इतना हो रहा है टोटल टॉर्क, एन नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी अगर 50 हैं, 100 हैं, जितनी भी हैं तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये एन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, जिसको अगर मैं जनरली लिखूं फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स, एन जात मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि आई ए को चले पहले बी लिख लेते हैं बी, और आपके पास साइन ऑफ थीटा आ जाएगा जो कि थीटा डैश है। तो ये आपके पास एक टोटल टॉर्क आ गया फॉर एन नंबर ऑफ कॉयल, जिसमें जाहिर है अगर जितनी कॉयल ज़्यादा होंगी उतना टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इस लिहाज से जितना बड़ा एरिया होगा उस एरिया के लिहाज से टॉर्क भी ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से टॉर्क भी फिर ज़्यादा होगा, और साथ करंट ज़्यादा पास होगा। इससे करंट मतलब चार्जेस का फ्लो, तो वो अगर ज़्यादा होगा तो फिर उस लिहाज से आपके पास टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आज हमने टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की।